पुत्र मेरे मरने से पहले बस ये वादा पूरा कर दे। गुलाम दीन की कमज़ोर कांपती आवाज़ ने सद्दीक के दिल को चीर के रख दिया। बिस्तर पर लेटे इसके चचा की आंखों में मौत रक्स कर रही थी, मगर ज़बान पर सिर्फ एक ख्वाहिश थी, सकीना की शादी। सद्दीक ने नज़रें झुका ली। सामने खड़ी सकीना चुप थी, उसके चेहरे पे ना खुशी थी ना गम, बस खामोश थी, जैसे दिल के अंदर कुछ थम गया हो। चाचा आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, सद्दीक ने बमुश्किल कहा और आंखों के गोशे नम हो गए। गुलाम दीन ने सुकून का सांस लिया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। इसकी मुट्ठी में बंद सद्दीक का हाथ उसकी सांस के साथ ढीला पड़ गया। चंद दिन बाद गांव की पुरानी सी मस्जिद में निकाह पढ़ाया गया। कोई धूम धाम नहीं थी। सद्दीक ने सादा शलवार कमीज पहनी थी और सकीना सफेद चादर में लिपटी हुई। निकाह के बाद सब ने सद्दीक को थपकी दी, जैसे इसने कोई कर्ज उतारा हो। शादी की रात छोटे से कमरे में सकीना फर्श पर बैठी थी, ना मेकअप ना जेवर, सिर्फ एक सादा औरत जो एक खामोश मुहद्दे का हिस्सा बन गई। सद्दीक अंदर आया, थोड़ा झिझका, फिर आस्ता से बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चाचा का वादा पूरा किया है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सकीना ने सिर्फ सर हिलाया, दिल में शुक्र किया कि ये इंसान बाज़ाहिर सख्त है मगर कम अज़ कम ज़बरदस्ती नहीं करेगा। वो जानती थी कि ये शादी मोहब्बत की नहीं, बस एक जिम्मेदारी की घटड़ी है। दिन गुजरते गए। सद्दीक सुबह सवेरे खेतों में काम पे निकल जाता और शाम को थका हारा वापस आता। सकीना चुपचाप घर संभालती, वो कच्ची गलियों में झाड़ू देती, चूल्हा जलाती और रात को एक कोने में सो जाती। दोनों में गुफ्तगू ना होने के बराबर थी। कभी कभार सद्दीक के दोस्त आते और हंसी मजाक में पूछते, ओए सद्दीक, नई नवेली दुल्हन का हाल कैसा है? सद्दीक हंस कर टाल देता, सब अल्लाह का करम है। मगर हकीकत ये थी कि इसके दिल में ना तो मोहब्बत जागी थी ना कोई दिलचस्पी। वो बस अपने चचा की मोहब्बत में ये रिश्ता निभा रहा था। इसके दिल में अभी भी वो आज़ादी की ख्वाहिश बाकी थी जो गाँव के लड़कों की होती है। एक रात जब चांदनी पूरी तरह खिड़की से झांक रही थी, सद्दीक छत पे बैठा था। नीचे सकीना ने चुपके से चाय का कप ला कर रखा और वापस मुड़ गई। सकीना, वो रुक गई मगर पलटी नहीं। शुक्रिया, ये पहला मौका था जब सद्दीक ने इसे इसके नाम से पुकारा था, मगर ये लम्हा भी गुजर गया। अगले दिन सब कुछ फिर मामूल पे आ गया। सद्दीक अंदर ही अंदर उलझ रहा था। एक तरफ चचा की तरबियत, दूसरी तरफ इसका अपना नापुख्ता दिल। वो खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता था। उसे मालूम था कि सद्दीक उसकी कदर नहीं करता, मगर वो ये भी जानती थी कि खुद को ज़ाया नहीं कर सकती। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग हाजी साहब सद्दीक को रोक के बोले, पुत्र तू खुश नसीब है, गुलाम दीन की बेटी बड़ी अक्लमंद है, उसकी परवरिश में जो सलीका है वो आजकल की लड़कियों में कम है। सद्दीक ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर दिल में चुभन हुई। वो जानता था कि वो इस रिश्ते को वो इज्जत नहीं दे रहा जिसकी वो मुस्तहिक है। कुछ दिन बाद सकीना को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली। इसमें लिखा था, मेरी बेटी, तुझे सद्दीक के साथ बांध कर मैंने तुझे इस दुनिया के जुल्म से बचाना चाहता हूँ। वो तेरी हिफाजत करेगा। ये जुमले सकीना के दिल में तीर की तरह लगे। उसने फैसला कर लिया कि खुद को मजलूम नहीं बनाएगी और एक दिन वो मुकाम हासिल करेगी जहाँ लोग सिर्फ सद्दीक का नाम ना लेंगे बल्कि सकीना को उसकी अपनी पहचान से जानेंगे। दूसरी तरफ सद्दीक के अंदर भी कुछ हलने लगा, मगर अभी बहुत देर थी। महज वादा करके ज़िंदगी नहीं गुजरती और ना ही किसी के मरने पहले वादा ज़िंदगी भर साथ निभाता है। मगर कहानी अभी शुरू हुई थी। रात के पिछले पहर जब गांव के कुत्ते भी थक के सो चुके, सद्दीक धीरे धीरे खिड़की के पिछले पार्ट से बाहर निकला। कमर पर एक पुराना सा बैग, जेब में चंद सौ नोट और दिल में बेचैनी का तूफान लिए वो कदमों की चाप दबाकर गली पार कर गया। सकीना ने आंखें खोली थी मगर कहा कुछ नहीं। इसके दिल ने पहले ही भांप लिया था कि सद्दीक अब यहाँ का नहीं रहा। गुलाम दीन की कब्र पर पड़ी गीली मिट्टी अभी भी सूखी ना थी, मगर सद्दीक का दिल सुकून में ना था। सद्दीक ने खुद से कहा, ये जिंदगी नहीं, कैद है। मैं कोई बुजुर्गों के वादों का गुलाम नहीं, मुझे अपनी दुनिया खुद बनानी है। इसे ना सकीना से हमदर्दी थी, ना इसकी खामोशी से फ़र्क पड़ता था। इसके नज़दीक वो बस बोझ थी, एक पुरानी जिम्मेदारी जो अब मुकम्मल हो चुकी। चंद दिनों बाद शहर की गिर्द आलूद सड़कों पर एक नई जिंदगी इसका इंतज़ार कर रही थी। वो अपने एक दोस्त के साथ गोदाम में अनलोडिंग का काम मिल गया। सुबह 7 बजे से शाम तक बोरियों का बोझ उठाना और रात को थके जिस्म को गंदे बिस्तर पर गिरा देना। मगर सद्दीक के चेहरे पे सुकून सा था, जैसे वो किसी बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हो। एक दिन जब वो गोदाम से वापस जा रहा था, एक चाय के होटल पे इसकी मुलाकात नायला से हुई। नायला जो बज़ाहिर सीधी सादी मगर नज़रों में बहुत कुछ छुपाए हुए थी। दो मुलाकातें, कुछ अधूरे जुमले और फिर चाय के बहाने होने वाली बातों ने सद्दीक को नया रंग दिखाया। नायला ने एक दिन अचानक कहा, तुम मेरे बगैर रह सकते हो? सद्दीक ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मैं तो खुद के बगैर भी नहीं रह पा रहा था। तुमने मुझे मुकम्मल किया है। चंद हफ्तों में निकाह कर लिया गया। ना वलीमा ना माजी का कोई जिक्र। सद्दीक ने अपनी पुरानी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया। सकीना, गाँव, गुलाम दीन, सब कुछ धुंध की तरह पीछे रह गया। नायला के साथ ज़िंदगी कुछ दिनों के लिए हल्की फुल्की सी महसूस हुई, मगर फिर वही गुर्बत, वही थकन, वही नाकामी।
نائلہ جلد ہی اس محنتی مگر خالی انسان سے اکتا گئی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے مگر صدیق کے پاس صرف تھکن۔ تم نے وعدے تو بڑے کیے تھے صدیق، مگر تم تو خود ہی ادھورے ہو، مجھے کیا مکمل کرو گے؟ نائلہ کی آواز میں تلخی تھی۔ صدیق چپ رہا، وہ جانتا تھا اس کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ سلیقہ، نہ وہ شعور جو نائلہ جیسے لوگ چاہتے ہیں۔ وہ صرف محنتی ہاتھ رکھتا تھا مگر خالی دل۔ ادھر سکینہ گاؤں میں دن رات خود کو سنوار رہی تھی۔ اس نے صدیق کے چلے جانے پر آنسو نہیں بہائے تھے، وہ بہت ہمت والی تھی۔ لوگوں نے افواہیں اڑائی، صدیق اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ تو تھا ہی بیکار، وہ صرف غلام دین کا سہارا تھا۔ سکینہ نے سب سنا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ اندر ہی اندر اس نے ایک عہد کیا کہ خود کو کسی کے نام کے محتاج نہیں بننے دے گی، نہ باپ کا نہ شوہر کا۔ صدیق کو سکینہ کی یاد صرف اس وقت آتی جب نائلہ کا طنز دل چیرتا، جب نائلہ کے شکوے صدیق کی خودی کو رونتے، تب اسے زیادہ تر سکینہ نے کبھی شکایت نہیں کی، اس نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر اس کی خاموشی میں سکون تھا، عزت تھی، اعتبار تھا۔ ایک رات جب بارش زوروں پر تھی، نائلہ نے دروازہ بند کیا اور کہا کہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، جا رہی ہوں۔ صدیق کے سامنے ایک بار پھر خالی کمرہ، گیلا بستر اور اکیلا پن تھا۔ دل کے کونے میں دبے الفاظ آہستہ آہستہ ابھار لینے لگے۔ شاید میں نے جو چھوڑا تھا وہی اصل زندگی تھی، لیکن اب واپسی کا کوئی رستہ نہ تھا، یا شاید مگر اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھتا تھا۔ شہر کے شور میں صدیق کی زندگی ایک اندھیرے دائرے میں قید ہو چکی تھی۔ ہر صبح اسے لگتا جیسے وہ کسی بند قفس میں سانس لے رہا ہو۔ نائلہ کے جانے کے بعد کمرے کی دیواریں بھی اسے کاٹنے کو دوڑتی، وہی بوسیدہ پلنگ، وہی سیلن زدہ چھت اور وہی کونے میں رکھا پرانا بیگ، جس میں اب نہ کوئی خواب تھا نہ کوئی امید۔ کام پہ جانا اب صرف پیٹ بھرنے کی مجبوری تھی، کوئی جذبہ یا منزل نہ رہی۔ گودام کا وہی بوجھ، وہی چیخیں، وہی تھکن، دن کے 10-12 گھنٹے لوہے کے بکسے کھینچتے، بوریوں کی سلیں اٹھاتے گزرتے، اور شام کو وہ خالی جیب اور جھکے کندھوں کے ساتھ آتا۔ اور اب بوجھ بن چکے تھے۔ کچھ دن وہ چائے پر گزارا کرتا رہا، کبھی صرف پانی پی کر سو جاتا، کبھی نان کے ٹکڑے کو 3 دن کھینچتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 3 دن میں اس کے جسم میں کچھ نہیں گیا۔ چوتھے دن جب وہ گودام پہنچا تو چلتے چلتے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، مزدوروں کی آوازیں اس کے کانوں میں مدھم ہوتی گئی، اور وہ زمین پر دھڑام سے گر پڑا۔ اٹھاؤ، اسے سانس چل رہی ہے۔ کسی نے پانی کے چھینٹے مارے، کوئی بازو ہلا رہا تھا، مگر صدیق کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ زرد، سانسیں مدھم۔ اسے قریبی سرکاری اسپتال لے جایا گیا۔ بوسیدہ بیڈ، بدبودار پردے اور شور مچاتی نرسیں، یہ سب اسے نیم ہوشی کی حالت میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بدن لاغر ہو چکا تھا، جیسے کسی نے جان نچوڑ لی ہو۔ ایک نرس جو پچھلے کئی گھنٹوں سے شفٹ پر تھی، صدیق کے بیڈ کے پاس آ کر رکی، اس کی فائل کھولی، نبض چیک کی اور وارڈ بوائے سے کہا، یہ کیس صرف بھوک کا ہے، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ لوگ بھی نہ مزدور ہو کر بھی خود کا خیال نہیں رکھتے۔ وارڈ بوائے نے جھنجھلا کر کہا۔ نرس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، یہ خود کا خیال کیسے رکھیں جب دنیا نے ان سے منہ موڑ لیا ہو؟ صفائی کرنے والی مائی جب بستر کے نیچے جھاڑو دے رہی تھی تو صدیق کی جیب سے ایک تصویر نکلی، غلام دین اور سکینہ کی پرانی تصویر، جو اس نے نہ جانے اتنے اب تک سنبھال رکھی تھی۔ یہ کون ہے؟ نرس نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ شاید اس کی بیوی ہو یا کوئی اپنا، لگتا ہے کہ سب چھوڑ کر آیا۔ صفائی والی نے کہا۔ 2 دن بعد صدیق کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، چھت کو گھورا اور ایک طویل سانس لی، پھر ارد گرد دیکھا۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی۔ نرس دوائی رکھنے آئی تو اس کی طرف دیکھا۔ کیا حال ہے تمہارا؟ نرس نے نرمی سے پوچھا۔ صدیق نے وہ مشکل سر ہلایا۔ زندہ ہوں۔ شاید نرس نے تھوڑا پانی پلایا اور نرمی سے بولی، زندہ ہو تو جینا سیکھو، خود کو اس حال میں مت چھوڑو، زندگی بوجھ نہیں، موقع ہے۔ یہ جملہ سادہ مگر چبھتا ہوا صدیق کے دل کے اندر کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، شاید اس جملے نے پہلی بار اسے کسی قابل محسوس کروایا تھا۔ رات کے وقت اسپتال میں روشنی مدھم ہو چکی تھی، وارڈ میں صرف پنکھے کی آواز اور کبھی کبھار کسی مریض کی کھانسی کی آواز دے رہی تھی۔ صدیق کی آنکھوں کے سامنے سکینہ کے چہرہ گردش کر رہا تھا، کاش میں اسے سمجھ پاتا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کاش میں اس کی خاموشی کو پڑھ لیتا، مگر اب نہ وقت واپس آ سکتا ہے، نہ وہ دن، بس یادیں تھیں اور ندامت۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی اسے نیچے گرا چکی ہے، اب صرف یا تو وہ زمین پہ پڑا رہے یا خود کو سنبھال کے اٹھ کھڑا ہو۔ صبح جب نرس دوائی لے کر آئی تو صدیق نے پوچھا، یہ اسپتال کہاں ہے؟ نرس نے حیرانگی سے کہا، تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں؟ یہ کراچی کا جنرل اسپتال ہے۔ صدیق نے دھیرے سے مسکرا کے سر ہلایا، یاد آ گیا۔ اب کچھ اور بھی یاد کرنا ہے، خود کو زندگی کی گرد میں لپٹی تھکی ہاری یہ روح اب شاید دوبارہ چلنے کو تیار ہو رہی ہے، مگر سفر ابھی باقی ہے، راستہ تو وہ ابھی کہیں شروع ہوا تھا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد صدیق سیدھا اس کمرے میں واپس نہیں گیا جہاں چھت سے پانی ٹپکتا، جہاں دیواریں اس کی حالت پہ ماتم کرتی، جہاں تنہائی نے اس کی روح چبا ڈالی۔ اس نے پہلی بار اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھا۔
जैसे इनमें अपने माजी और हाल की तस्वीर ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लम्हे उसने खामोश बैठकर सिर्फ सांस ली, फिर दिल में फैसला किया। दिल बड़ा था। अगले चंद दिन पुराने कपड़े, एक बैग और अस्पताल से मिला अधूरा बिल जेब में लिए वो स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। ट्रेन के सफ़र में उसके साथ सिर्फ खामोशी थी। कभी कभी खिड़की से बाहर देखकर पुराने मंजर को याद करता जो अब धुंधले हो चुके थे। बचपन की खेल, चचा की छड़ी, स्कीना की वो नज़रें जिनमें कभी सवाल छुपे होते थे, सब कुछ एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगा। ट्रेन की सीटी ने जब गांव के स्टेशन पर आकर रुकने का ऐलान किया, सदीक के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। पाँव जैसे खुद ब खुद उस सिमत उठने लगे जहाँ कभी उसका घर था, जहाँ गुलाम दीन की खांसी सुनाई देती थी, जहाँ सकीना के कदमों की चाप रात के सुकूत में गूंजती। गांव में कदम रखते ही सब कुछ बदला बदला सा लगा। वही मट्टी, वही गलियां, मगर लोगों अब इनकी नज़रें, इनका अंदाज बदल चुका था। वही सदीक आया है, किसी बच्चे ने शोर मचा दिया, फिर जैसे पूरे गांव को खबर हो गई। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि जिन चेहरों पर वो हकारत ढूंढ रहा था वहाँ इज्जत थी, खामोश हैरत थी और सिर्फ कुछ अपनायत जो इसे पहले कभी नहीं मिली थी। अस्सलाम वालेकुम सदीक भाई, अच्छा हुआ वापस आ गए। गुलाम दीन का बेटा वापस आया है। उसे लगा जैसे वो लोग नहीं जो इसे नीची नज़र से देखते, जिनके नज़दीक वो बस एक नाकाम, जाहिल और बेकार लड़का था। सब कुछ वैसा ही था, बस वक्त ने दीवारों पर थकन की एक तह चढ़ा दी थी। दरवाज़ा धकेल कर वो अंदर दाखिल हुआ तो फिजा में खामोशी की एक चादर फैली हुई थी। यही मेरा असल था, यही मेरी पहचान थी, सदीक ने सरगोशी की। वो सामने के कमरे में बैठ गया जहाँ कभी गुलाम दीन ने अपनी आखिरी सांस ली थी। दीवार पर आज भी वही कील लगी थी जिस पर सकीना ने अपने बाप का रुमाल टांगा था। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। एक बूढ़ा शख्स चौपाल का वडेरा हाथ बांधे खड़ा था। पुत्र वापस आकर अच्छा किया, ये घर अब फिर से आबाद लगेगा। गुलाम दीन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब तू भी कुछ करेगा। सदीक ने आंखें झुका ली। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे बदल गया। इसी वक्त एक और शख्स आया जो गांव की कमेटी का नुमाइंदा था। उसने एक बंद लिफाफा सदीक को दिया। ये खत सकीना ने हमारे ज़रिए तुम्हारे लिए छोड़ा था। शायद इस वक्त तुम मौजूद नहीं थे, लेकिन अब तुम हो। सदीक ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ चंद लाइनें लिखी थी। अगर तुम कभी लौट जाओ तो जान लेना कि तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा। ये हवेली तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पहचान है। ज़िंदगी तुम्हें बार बार मौका नहीं देती, मगर अगर मिल जाए तो इसका शुक्र अदा किया करो। खत का हर लफ्ज़ सदीक की रूह में उतर रहा था। वो जो खुद को हाक समझता था, उसके नाम पर गांव वाले झुक रहे थे। सब कुछ सकीना के ख्वाबों, उसकी मेहनत और गुलाम दीन की इज्जत की बदौलत था। एक कोने में बैठा सदीक देर तक सोचता रहा। वो खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, ना ही सकीना से, जो यहाँ मौजूद ना होते हुए भी उसकी ज़िंदगी पर सबसे गहरा असर छोड़ गई थी। रात को जब पूरे गांव में खामोशी छा गई, हवेली के आंगन में बैठा आसमान को तक रहा था। मैं वापस आ गया हूँ चचा, लेकिन अब मैं वो सदीक नहीं जो भाग गया था। मैं वो सदीक बनूंगा जिस पर आपको फ़ख्र होगा। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला ना था, मगर गांव की फिजा में एक अलग ही गहमागहमी थी। सदीक ने हवेली के आंगन में बैठे बैठे कुछ सरगोशियां सुनी। दरवाजे से बाहर से गुजरने वाले चंद नौजवान आपस में किसी बात पर पुरजोश थे। आज वो दोबारा आ रही है, एक ने कहा, बड़ी गाड़ी में, सरकारी शान के साथ। अब तो चौधरी भी उसके सामने खड़े होने से पहले 2 बार सोचते हैं। सदीक ने चौंक कर सर उठाया। इसने दीवार के उस पार झांकने की कोशिश की जहां गांव के मरकजी चौराहे पर कुछ चहल पहल हो रही थी। इसी वक्त एक लड़का जिसे वो बचपन से जानता था भागता हुआ आया। सदीक भाई, आपने सुना, सकीना बाजी आ रही हैं। पूरा गांव उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है। सदीक को लगा जैसे किसी ने इसके कानों में पिघला हुआ शीशा ढेल दिया हो। सकीना, वही सकीना जिसे वो खामोशी से छोड़ के गया था, वही जिसे कभी उसने समझे बगैर छोड़ दिया। उसके दिल में क्या चल रहा है? वो अब बड़ा ओहदा रखती है, डीएसपी या कुछ वैसा। लड़का बेखबर था। इसके अल्फाज सदीक के दिल को चीर रहे थे। सदीक ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और हवेली के अंदर चला आया। वो लम्हा याद आया जब सकीना चुपचाप उसके लिए चाय रख कर पलट गई थी। वो खामोशी, वो सुकून और बेज़बान मोहब्बत, सब कुछ आज गूंजने लगा। दोपहर तक पूरा गांव एक अजीब से रंग में ढल चुका था। बाजार की दुकानों पर नया रंग रोगन हुआ था। चौराहे पर साफ सफाई हो रही थी। चौपाल के सामने बड़ा सा बैनर लगा था, मोहतरमा सकीना गुलाम दीन, डिप्टी कमिश्नर, खुश आमदीद। सदीक की आंखें बैनर पर जम गई। डिप्टी कमिश्नर? उसे अपने कानों पे यकीन ना आया। वो जो कभी कच्ची ज़मीन पे बैठ के चूल्हा जलाती थी, आज पूरी तहसील की नुमाइंदा बन के आ रही है। शाम के करीब शोर बुलंद हुआ। बड़ी सी सफ़ेद स्विक्स गांव के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पर सरकारी परचम लहराया था। 2 पुलिस वाले साथ साथ मोटरसाइकिल पे चल रहे थे। सदीक हवेली के दरवाजे में कोने में खड़ा खामोशी से सब कुछ देख रहा था।
एक सफ़ेद शलवार कमीज, सर पर दुपट्टा और आंखों में विकार लिए सकीना बाहर निकली। उसकी चाल में एतमाद था, लहजे में ठहराव। पूरा गांव ने तालियां बजाईं, औरतों ने दवाएं दी, बच्चों ने उस पर फूल निछावर किए। चौधरी मंजूर, जो कभी गुलाम दीन को नाम तक से नहीं पुकारता था, आज हाथ जोड़ के बोला, सकीना बीबी, आपने तो पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। हम आप पर फख्र करते हैं। सकीना सर झुकाकर मुस्कुरा दी, मगर इसकी नज़रें भीड़ को चीरती हुई कहीं दूर हवेली के दीवार के पीछे झांकने लगी। उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। उसने गाड़ी की तरफ पलटने से पहले कहा, गुलाम दीन का घर, उसकी हवेली, ये इलाका कभी उसकी कुर्बानियों का गवाह था। आज अगर मैं कुछ बन सकी तो इस मिट्टी की बदौलत। लोगों की आंखों में अकीदत थी। वडेरे और चौधरी उसके एक एक जुमले पर सर हिला रहे थे, जैसे कोई हुक्म सुन रहे हों। सदीक वहीं बैठा ज़मीन को घूरता हुआ, वो चाहता तो सामने जाकर खड़ा हो सकता था। उसका शोर था, नाम उसके साथ जुड़ा था, मगर उसे लगा कि अब वो इस काबिल नहीं रहा। इसने जो छोड़ा था वो आज उससे कहीं दर्जे बुलंद हो गई थी। इसे वो लम्हे याद आने लगे जब वो शहर में मजदूरी करता था। नायला की तंजिया बातें, भूख से बेहोश होना, और फिर अस्पताल की वो नर्स जिसने कहा था, जिंदा हो तो जीना सीखो। सकीना गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। गांव की गलियां कुछ देर उसकी खुशबू से महकती रही। लोग देर तक उसकी बातों का जिक्र करते रहे। रात को सदीक हवेली के आंगन में बैठा तारों को तक रहा था। सकीना ने सिर्फ इम्तिहान पास नहीं किया, उसने ज़िंदगी जीत ली। अब सदीक की बारी थी खुद को पहचानने की, कुछ बनने की, या कम अज़ कम एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करने की। गांव के कुछ बुजुर्ग सदीक की हवेली पर आए और खामोश बैठा हुआ था, जैसे किसी सोच का में गुम हो। इनमें एक हाजी बशीर, जो गांव की कमेटी का सरकर्दा रुकन था, आगे बढ़ा। हाथ में थमा एक लिफाफा मेज़ पर रख दिया। पुत्र सदीक, ये तहरीर हम सब की तरफ से है। अगर मुमकिन हो तो अपनी बीवी से कहना, ये काम हमारे लिए कर दे, हमारी इज्जत का सवाल है। सदीक ने हैरानगी से लिफाफा उठाया, मगर अभी तक समझ ना पाया कि मामला क्या है। क्या काम है, उसने धीरे से पूछा। हाजी बशीर ने नज़रें चुराईं। तफसील खात में तुम खुद पढ़ लो, हम चाहते हैं कि तुम खुद इससे बात करो। लोग रुखसत हो गए और सदीक देर तक लिफाफा हाथ में थामे बैठा रहा। उसका दिल अनजानी घबराहट से धड़कने लगा। आखिर इसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ चंद जुमले लिखे थे। सकीना बीबी, आपकी हैसियत और असर और रसूख से उम्मीद है कि आप थाने में मौजूद हमारे 2 लड़कों को रहा करवा देंगी। वो बेकसूर हैं। अगर आप सिफारिश कर देंगी तो मामला रफा दफा हो जाएगा। आपकी शुक्रगुजार होगी पूरी बरादरी। सदीक को लगा जैसे ये खत नहीं, किसी भारी बोझ की रसीद हो। जो कभी अपनी बीवी को कमज़ोर, मजबूर और खामोश समझता था, आज उसे एक ताकतवर अफसर की हैसियत से देखने वाला था। इसी कश्मकश में वो उठा, सीधा सकीना के रहायशी वाले घर में दाखिल हुआ, जो अब हवेली से अलग उसका दफ्तरनुमा घर बन चुका था। बच्चों ने सदीक को देखकर शोर किया। वो सकीना बीबी के मियाँ को देखो देखो। कुछ बड़ों ने भी सर झुकाकर सलाम किया, मगर सदीक का दिल बोझल हो रहा था। दरवाजे पे पहुंचकर इसने दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और सदीक का सांस रुक गया। सामने सकीना खड़ी थी, सरकारी यूनिफॉर्म में, दुपट्टे को शान से संभाले। सीने पर नाम की प्लेट चमक रही थी। उसकी आंखों में ठहराव था, चेहरे पे नरमी, मगर लहजे में एक अलग दबदबा सा था। जी, सदीक का गला खुश्क हो गया। वो कुछ बात करनी है। सकीना ने दरवाज़ा पूरा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। सदीक आस्ता आस्ता अंदर दाखिल हुआ, जैसे किसी अदालत में पेश हो रहा हो। कमरे में मुकम्मल तरतीब, फाइलें, सरकारी फ़ोन और एक मेज़ जिस पर ताज़ा चाय का कप रखा था। ये वही सकीना थी जो कभी कच्ची ज़मीन पर पाँव नंगे रख कर गली साफ़ किया करती थी। आज उसके कदमों के नीचे कालीन था और सर पर इख्तियार की छाँव। ये ख़त है, गाँव वालों ने दिया है, कुछ मदद मांगी है तुमसे। सदीक ने लिफाफा उसकी मेज़ पर रख दिया। सकीना ने बगैर कोई तासर दिए ख़त खोला, पढ़ा और खामोशी से एक तरफ रख दिया। ये सिफारिश मांग रहे हैं जी, और तुम क्या चाहते हो? सदीक की नज़रें चुराई, जैसे उसकी आंखों में छुपे हुए गुनाहों का हिसाब लिखा हो। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ पहुंचा रहा था। सकीना ने लम्हा भर उसे गौर से देखा। वही नज़रें जो कभी सदीक को बेज़बान लगती थी, आज सवाल कर रही थी, चीखे बगैर, बोले बगैर। तुमने पूछा कभी मैं क्या चाहती थी? उस वक्त जब तुम मुझे छोड़कर चले गए, जब तुमने ये समझा कि मैं बस एक खामोश लड़की हूँ जो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। सदीक की पलकें झपकने लगी। वो उस लहजे के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो, वो मुश्किल बोल पाया। माफ़ी, वो भी इतने अरसे बाद? तुम्हें लगता है कि लफ्ज़ बोलने से गुनाह मिट जाते हैं? सिर्फ बस अपनी गलतियों का बोझ कम करना चाहता हूँ। सकीना ने कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर सूरज ढल रहा था। ये मैंने कैसे हासिल किया? सिर्फ मेहनत से नहीं सदीक, मैंने तुम्हारी दी हुई तन्हाई, तुम्हारे छोड़ जाने के सदमे, तुम्हारी खामोश नफ़रत को ईंधन बनाया। मैं हर रात जब तुम्हारे खाली बिस्तर को देखती तो मेरे दिल में ये अहद और मजबूत हो जाता, मैं खुद को तुम्हारे बगैर मुकम्मल करके दिखाऊंगी। और फिर वो दिन आ गया जब मेरा CSS का रिज़ल्ट आया। मेरी बरसों की मेहनत, बरसों की रियाजत रंग लाई। मेरे कंधों पर से एक भारी बोझ उतर गया। सकीना ने सदीक की तरफ देखा, जो नज़रें झुकाई खड़ा था।
और एक सर्द आह भरकर कहा, पर वक्त गुजर जाता है सदीक, लेकिन अपने दिए हुए जख्म पीछे छोड़ देता है जिन्हें भरना बहुत वक्त दरकार होता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। सदीक खामोशी से खड़ा था, जैसे उसके गुनाह आज इसकी गर्दन में तोक बन रहे हों। इसकी झुकी आंखों में बेपनाह शर्मिंदगी थी। सकीना सब महसूस कर रही थी, लेकिन सकीना ने मेज़ की दराज से कलम निकाला, ख़त पर कार्रवाई की जा रही है लिखा और वापस लिफाफे में बंद कर वापस सदीक को थमा दिया। जे ले जाकर हाजी साहब को दो और सुनो सदीक। सदीक ने नज़रें उठाकर देखा, अगर तुम वाकई माफ़ी चाहता हो तो खुद को इंसान बनाओ जो अपने गुनाह का बोझ उठा सके। सदीक का दिल लर्ज गया, आंखों से आंसू बहने लगे। सकीना की यूनिफॉर्म, उसकी आवाज़, उसका वक़ार, सब कुछ उसे छोटा, बहुत छोटा कर रहा था। बाहर निकला तो सूरज गुरूब हो चुका था। सदीक के अंदर भी कोई नया सूरज जगा रही थी, मगर वो जानता था रास्ता अभी लंबा है। इस बार सिर्फ कदम नहीं, नीयत भी सच्ची होनी चाहिए। शाम का वक्त था। बंदरगाह के पास वाले इलाके में छोटे दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे। बाजार की रौनक धीरे धीरे खामोशी में ढल रही थी। मजदूर तबका थका हारा अपनी झोंपड़ियों की तरफ लौट रहा था। सदीक भी एक कोने में बैठा हुआ था, हाथ में खाली हथेली, आंखों में थकन और दिल में बेचैनी का अंधेरा। पिछले 2 दिन से इसे काम नहीं मिला था। जेब खाली थी और पेट में भूख। एक वक्त की रोटी का भी बंदोबस्त न हो सका। दोस्तों से उधार मांग मांग कर शर्मिंदगी की हदों को छू चुका था। रात के जब एक दुकान के सामने बचा हुआ सामान पड़ा देखा तो शैतान ने सरगोशी की, बस एक चीज़ ही तो उठानी है, कोई देख नहीं रहा। सदीक ने चंद लम्हे इर्द गिर्द देखा, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर एक छोटा सा मोबाइल बॉक्स उठाया ही था कि पीछे से आवाज़ आई, ओए चोरी कर रहे। 2 लोग लपके और देखते ही सदीक को पकड़कर थाने ले गए। किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ समझने की कोशिश नहीं की, बस एक चोर का टैग इसके माथे पे लगा दिया। थाने की दीवारें सर्द थी और अंदर की फिजा में गालियाँ, बदबू और खौफ का अजब इम्तजाज था। सदीक को लोहे की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। रात भर नींद ना आई, उसकी दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद की। गुलाम दिन की मोहब्बत, सकीना की खामोशी, हवेली की छत, गांव के कुएं की ठंडी हवा, सब कुछ जैसे किसी फिल्म की तरह चलने लगा। वो लम्हे भी याद आए जब उसने सकीना को रोते देखा था दुकान के बाहर, मगर पलट कर कुछ नहीं पूछा। वो रातें जब वो चुपचाप किताबों में झुकी, वो अपनी दुनिया में मस्त था। सुबह होने को आई। थाने के बाहर एक स्विफ्ट की नीली नंबर प्लेट पुलिस के साथ एक बावकार शख्सियत गाड़ी से उतरी। सब ने ताज़ीम से सर झुकाया। ये सकीना थी। अफसरान की नज़रें इस पर थी। सब उसे संजीदगी से सलाम कर रहे थे। वो सीधी अंदर गई, थानेदार से बात की और चंद मिनटों बाद सदीक ने सलाखों से निकाला गया। सदीक ने नज़रें उठाकर देखा तो सामने सकीना खड़ी थी, यूनिफॉर्म में, बावकार चेहरा, खामोश। चलो बाहर आओ। सदीक ने एक लम्हा उसे देखा, फिर धीरे से बाहर निकला। उसे लग रहा था जैसे ज़मीन उसके कदमों से खिसक रही हो। किसी और की सिफारिश या हमदर्दी होती तो शायद वो शर्मिंदा ना होता, मगर ये वही औरत थी जिसे इसने छोड़ा था, नज़रअंदाज किया था, कमतर समझा था। बाहर आकर जब वो गाड़ी में बैठे, सकीना ने एक लफ्ज़ भी ना कहा। गाड़ी चुपचाप चलती रही। सदीक का सर झुका हुआ था और दिल अंदर ही अंदर चलाता रहा। सफ़र के दौरान वो बार बार उसके चेहरे को देखना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं थी। सकीना की आंखें सीधी रास्ते पर थी, जैसे उसके दिल में कोई जज्बात बाकी ना रहे हों। लेकिन सदीक जानता था कि ये खामोशी सिर्फ खालीपन नहीं, ये जख्मों की गहराई है। गाड़ी जब उसके पुराने कमरे के सामने रुकी तो सकीना ने दरवाज़ा खोला और बस इतना कहा, उतरो सदीक नीचे। वो उतरा, पल भर को रुका, कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। सकीना दरवाज़ा बंद के चली गई, पीछे गर्दन उड़ाती रह गई। रात को वो कमरे में चुपचाप बैठा रहा, हाथों की लकीरों को घूरता रहा। जिस औरत को वो सिर्फ एक खामोश साया समझता रहा, वो दर हकीकत एक मुकम्मल वजूद थी, जिसने तनहा ज़िंदगी के वो ज़ख्म सहे थे जिनसे वो खुद भागता रहा। थाने की वो रात, जेल की दीवारें और सकीना की खामोशी उसके अंदर का हर बंद दरवाज़ा खोल चुकी थी। उसे सकीना की खामोश आंखों में एक दर्द नजर आया, जो दर्द बरसों से ज़ुबान पर ना आया, ना शिकायत बना, बस अंदर ही अंदर जला और फिर लोहा बनकर उस मकाम का चिराग रोशन कर गया। वो जान चुका था उसका जुर्म सिर्फ चोरी नहीं था, उसका असल गुनाह वो था जब उसने किसी के ख्वाबों को, उसके जज्बों को, उसकी खामोशी को हकीर समझा। ये वो गुनाह था जिसकी सज़ा जेल से नहीं, ज़मीर से मिलती है। सूरज की रोशनी जैसे उस दिन कुछ ज़्यादा ही कड़क रही थी। सदीक बंदरगाह के कोने में बैठा, हाथों में छाले, माथे पे पसीना और दिल में शिकस्ती की भट्टी दहक रही थी। इसकी आंखों के सामने जैसे सारी ज़िंदगी का खाका लटक रहा था। गुलाम दिन की आखिरी सांस, सकीना की खामोश, चोरी का इल्ज़ाम और वो लम्हा जब वो सलाखों के पीछे अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। दिन के दूसरे पहर जब मज़दूरों की भीड़ कुछ छटने लगी, सदीक खुद को साए की तलाश में एक सुनसान कोने में ले गया। वहाँ एक पीपल का दरख्त था जिसके नीचे एक फ़कीर बैठा था।
लंबी सफ़ेद दाढ़ी, मैला कुचैला लिबास, हाथ में मिट्टी का प्याला और नज़रें जैसे ज़मीन के नीचे छुपी हुई कोई हकीकत तलाश कर रही हूँ। सदीक ने उस पर एक अचंभित निगाह डाली और थके कदमों से आगे बढ़ने लगा। मगर फ़कीर ने आवाज़ दी, ओ मेहनती, ज़रा बैठ जा, तेरे माथे पे सवालों की लकीरें बहुत गहरी हो गई हैं। सदीक रुक गया। उसे हैरत हुई कि ये अजनबी कैसे उसके अंदर की उलझनों को जान गया। वो धीरे से पलटा और पीपल के नीचे बैठ गया। क्या देख लिया मेरे चेहरे पर? सदीक ने तल्खी से पूछा। फ़कीर ने मुस्कुराकर कहा, चेहरे पे कुछ नहीं, तेरे कंधों पे वो बोझ है जो सिर्फ बोरियों का नहीं, नदामत, शर्मिंदगी और भागे हुए वक्त का है। सदीक ने नज़रें झुका ली। मुझे कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ हाथ से निकल गया। सकीना, घर, इज्जत, अब सिर्फ ये बोझ है और बदन। फ़कीर ने गर्दन झुकाकर एक छोटा सा पत्थर ज़मीन से उठाया, उसे सदीक की हथेली में रखा और बोला, ये पत्थर तेरे हाथ में तब तक बेकार है जब तक तू इसे चलाना न जाने। इज्जत भी ऐसे ही नहीं मिलती, कमाई जाती है। खुद ही इसी नाम रोशनी का नाम है जो इंसान अपने अंदर जलाता है, दूसरों की आंखों में चमक लाने के लिए नहीं, खुद को देखने के लिए। सदीक चुप रहा। अंदर कुछ हलने लगा, जैसे किसी मुर्दा रग में खून की एक नई लहर दौड़ गई हो। तो कह रहा है मैं क्या करूं? उसने बेबसी से पूछा। फ़कीर ने धीरे से कहा, दो रास्ते हैं तेरे पास, या तो बाकी उम्र इसी बोझ में गुजार दे, या फिर खड़े होकर वो बन जा जिसे देखकर कल का सदीक तुझ पे फख्र करे। सदीक की आंखों में नमी आ गई। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं या तो अपनी ज़िंदगी संवारूंगा या मरूंगा, लेकिन अब ऐसे नहीं जीऊंगा। फ़कीर ने दवा दी, जा मेहनती, अपना बोझ अपने कंधों से नहीं, दिल से उतार। खुद को वो मुकाम दे जो तू दूसरों से मांगता रहा। उस रात सदीक ने सोने से पहले अपने बिस्तर को नहीं, अपने ज़मीर को साफ किया। उसने अपने सारे बेकार कागजात फाड़ दिए, वो कपड़े जिनमें बोझ उठाता था धोकर तय कर दिए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पहले से मुख्तलिफ था। गोदाम पहुंचा तो पुरानी जगह पर काम शुरू हुआ। इस बार उसने बोझ सर पर नहीं, सीने में उठाया। वो जानता था कि ये काम आर्जी है, मगर जो इज्जत वो कमाना चाहता है उसका बुनियादी यही पसीना था। हर रोज़ वो जल्दी आता, देर से जाता, सबसे आखिर में जगह साफ करता। दूसरे मजदूर उससे मजाक में कहते, सदीक तू तो नवाब बन गया। वो हंसकर कहता, नवाब नहीं, इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ हफ्तों बाद गोदाम के मैनेजर ने उसे बुलाया। तू मेहनती है सदीक, एक ऑफर है, एक नई डिलीवरी कंपनी में फोरमैन की जगह खाली है, चाहे तो सिफारिश करवा सकता हूँ। सदीक की आंखों में उम्मीद की चमक आई। वो जानता था ये मौका सकीना ने नहीं, किसी बुजुर्ग ने नहीं, खुद इसकी मेहनत ने पैदा किया। उस रात जब वो छत पर बैठा तो उसे पीपल का दरख्त याद आया, वो फ़कीर याद आया, वो पत्थर जो इसके हाथ में दिया था, उसकी जेब में डाला वही पत्थर अभी तक महफूज था। वो जान गया कि इज़्ज़त किसी के नाम से नहीं, अपने किरदार से बनती है। अगर किरदार मजबूत हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, सकीना, मैं तुम्हें वापस पाने के लिए नहीं, खुद को वापस लाने के लिए बदल रहा हूँ। और अब यह सफ़र रुकेगा नहीं। दूर उफ़क़ पर सुबह की रोशनी फैल रही थी और शायद पहली बार सदीक वाकई जाग चुका था। मौसम बदल रहा था, हवा में खनकी थी, जैसे ज़मीन पर बिखरे पुराने गुनाहों को धो देने का मौसम आ चुका था। सदीक अब वो नहीं रहा था जो एक ज़माने में गाँव छोड़ गया। अब वो रोज़ सूरज निकलने से पहले जागता था, अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने का, अपनी गुमशुदा इज़्ज़त वापस हासिल करने का। एक दिन उसने फैसला किया, अब वक्त आ गया है कि वो सकीना से माफ़ी मांगे, दिल से नहीं, सिर्फ लफ्ज़ों से, बल्कि अमल से। वो उसके ऑफिस गया जो अब ज़िला भर का इंतज़ामी मरकज़ था। मेन गेट पर मौजूद गार्ड ने पहले रोकना चाहा, मगर सदीक ने पुरसुकून लहजे में कहा, बस एक बार मिलना है, उससे जिसने मुझे खुद से बेहतर पहचाना। कुछ लम्हों बाद सकीना के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो कुर्सी पर बैठी फाइल देख रही थी। जब उसने सदीक को अंदर आते देखा तो चेहरे पर हैरत के साथ साथ एक थकन सी छा गई। वो चुप रही, जैसे मुंतज़िर हो कि अब क्या जवाब पेश करेगा। सदीक ने नज़रें झुका ली और आस्ता से बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ उस वक्त के लिए जब तुम्हें नज़रअंदाज किया, तुम्हें कम समझा और तुम्हारे ख्वाबों को भी मैं नहीं जाना। सकीना ने खामोशी से सुना मगर बोली कुछ नहीं। सदीक ने आगे बढ़कर एक पुराना थोड़ा मोड़ा कागज़ इसके सामने रखा। ये देखो, ये वो खाका है जो मैंने अपनी ज़मीन पर स्कूल बनाने के लिए तैयार किया, इन बच्चों के लिए जो मेरे जैसे अनपढ़ हैं, जिन्हें कभी कोई मौका नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि जो मैं ना बन सका वो कोई और बन जाए। सकीना ने कागज़ को हाथ में लिया। उसके हाथ थोड़े काम पे। उसने कागज़ पर लिखी सादा सी लाइनें देखी, मगर उसके जज्बे की शिद्दत थी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्कूल का इफ्तिताह करो, ये तुम्हारी ही पहचान है, तुम्हारी ही सोच की पैदावार है। सकीना ने नज़रें उठाकर सदीक को देखा। उसके चेहरे पे वही खामोशी थी। सदीक, कुछ गलतियाँ सिर्फ वक्त, अमल और कुर्बानी से धुलती हैं। सदीक ने सर झुकाकर कहा, इसीलिए तो तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ, सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कोशिश मुस्तकिल है, दिखावे की नहीं।
चंद दिन बाद पूरे गांव में चर्चा था कि वो ज़मीन जहां कभी सदीक खेती करता था अब एक छोटे से स्कूल में बदल रही है। मजदूर ईंटें लगा रहे हैं, बच्चे इर्द गिर्द जमा होकर देख रहे हैं किस तरह उनके लिए एक नई दुनिया बसने वाली है। जब स्कूल का बोर्ड लगा तो उस पर जुली हरूफ में लिखा था, सकीना गुलामदीन स्कूल फॉर नॉलेज। सकीना जब स्कूल के इफ्तिताह पर पहुंची तो पूरे गांव ने तालियां बजाई। सदीक ने उसका इस्तकबाल किया, मगर बगैर किसी फ़ख्र के। उसके अंदर में आजिज़ी थी और आंखों में इत्मीनान। स्टेज पर माइक के सामने खड़े होकर सदीक ने मुख्तसर मगर गहरे अल्फाज में कहा, ये स्कूल उस औरत के नाम है जिसने न सिर्फ खुद को पहचाना बल्कि मुझे भी मेरी कमज़ोरियों का आईना दिखाया। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक उसकी खामोशी से सीखा। सकीना की आंखों में नमी आ गई। वो जानती थी कि कुछ ज़ख्म लफ्ज़ों से नहीं बढ़ते, मगर ये भी सच था कि जब कोई शख्स अपनी खामियों का एतराफ़ कर ले और इन्हें सुधारने में लग जाए तो वो शख्स गुनहगार नहीं रहता, वो सीखने वाला बन जाता है। स्कूल के इफ्तिताह के बाद जब सब वापस जाने लगे, सकीना रुकी और आहिस्ता से बोली, शायद तुमने सच में माफ़ी मांगी है। सदीक लफ्ज़ों से नहीं, काम से। सदीक ने सर झुकाया। बस इतना चाहता हूँ कि मेरे किए गए गुनाह तुम्हारे नाम के साथ न जुड़े, बल्कि ये अमल हों जो तुम्हारी इज्जत को और बढ़ाएं। सकीना ने धीरे से सर हिलाया और गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसके कदमों की चाप में अब वो बोझ नहीं था जो बरसों के साथ था। सदीक उसी शाम सूरज ढलते वक्त स्कूल की दहलीज पे बैठा रहा। एक नई रोशनी उसके अंदर पैदा हो चुकी थी जो अब लफ्ज़ों की मोहताज ना थी। उसने अपने माजी से माफ़ी मांगी और अपने हाल से ऐद। अब सिर्फ मुस्तकबिल बाकी था। इस बार वो खाली हाथ नहीं, अमल की रोशनी मिशल के साथ खड़ा था। आसमान हल्के नीले से नारंगी रंग में बदल रहा था। हवा में ताजगी थी, एक नई शुरुआत की खुशबू जैसे फिजा में घुल चुकी हो। सदीक स्कूल की दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था, आंखों में सुकून और दिल में एक अजीब सा इत्मीनान। इसके सामने वो इमारत खड़ी थी जिसकी बुनियाद में उसका पछतावा, उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई घड़ी हुई थी। स्कूल मुकम्मल हो चुका था। रंग रोगन, तख्तियाँ, बेंच, कमरे, हर चीज़ सादा मगर साफ़ सुथरी थी। दीवार पे लगा बड़ा बोर्ड गांव वालों ने खुद मुंतखब किया था, सकीना एकेडमी। ये फैसला सदीक ने नहीं किया था बल्कि खुद गांव के वडेरे, उस्ताद, इमाम, मस्जिद और बुज़ुर्गों ने किया। उन सब ने एक आवाज़ होकर कहा, ये उस बेटी का नाम होना चाहिए जिसने न सिर्फ खुद को संवारा बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। जब बोर्ड लगाया गया तो सदीक चुपचाप एक तरफ खड़ा था। सकीना को इतला दी गई मगर वो खामोश रही, कुछ बोला नहीं। बस अगले दिन खामोशी से स्कूल पहुंच गई। गाड़ी से उतरी तो बच्चों की कतारें उसके इस्तकबाल में खड़ी थी। उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। उनके हाथों में फूल थे और नज़रों में ख्वाब। सदीक दरवाजे पे खड़ा उसे आते देख रहा था। उसके अंदर जैसे कोई चीज़ सिमट रही हो, बरसों की कहानी, तौबा, गुनाह, कफारा, सब एक लम्हे में आंखों के सामने आ गया। सकीना उसके करीब पहुंची, दोनों की नज़रें मिली और कुछ लम्हे सब कुछ खामोश हो गया। ना इल्ज़ाम, ना सफाई, ना शिकवा, सिर्फ एक मुकम्मल दायरा जो बरसों बाद जाकर पूरा हुआ था। तुमने ये सब मेरे नाम किया? आवाज़ में हैरत नहीं थी, बस एक हल्की सी थकन। सदीक ने आस्था से जवाब दिया, ये सब तुम्हारे ख्वाब का तसलसल है। मैं तो बस एक पछताने वाला था जिसने देर से सीखा मगर दिल से सीखा। सकीना ने नज़रें फेर ली और फिर, ये सिर्फ स्कूल नहीं सदीक, ये तुम्हारी नई ज़िंदगी का आगाज़ है और शायद हमारा भी। बच्चों ने फूल पेश किए, तालियां बजाई और एक उस्ताद ने दुआ के अल्फाज अदा किए। परवरदिगार जिसने इंसान को कलम सिखाया वहीं इस जगह को इल्म का मीनार बनाए। इफ्तिताह मुकम्मल हुआ मगर अंदर एक और आगाज़ हो रहा था। सकीना और सदीक के साथ स्कूल की इमारत में दाखिल हुए। सदीक ने दरवाज़ा खोला और सकीना को पहले कदम रखने दिया। ये वो अलामत थी जो बरसों पहले नहीं थी। इज़्ज़त, वो इज़्ज़त जिसकी कमी ने सकीना को खामोश से तोड़कर मजबूत किया और जिसकी तलाश में सदीक ने खुद को गंवा कर पाया। इमारत के अंदर छोटा सा कमरा था जिसे दफ्तर बनाया गया। सकीना ने कमरे की खिड़की खोली, सूरज की रोशनी अंदर आई। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या तुम वाकई बदल चुके हो सदीक? सदीक ने कुर्सी के सामने ज़मीन पर बैठते हुए जवाब दिया, बदला नहीं, सीखा हूँ और सीखने वाला हमेशा झुकता है, उभरता नहीं। सकीना ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहाँ गुरूर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। बरसों बाद उसकी खामोशी का बोझ किसी ने महसूस किया था और उसकी कुर्बानी को नाम दिया था। मैं दोबारा किसी रिश्ते में बंधने से नहीं डरती सदीक, बस शर्त यह है कि इस बार रिश्ता इज़्ज़त पर कायम हो, सिर्फ रिश्ते के नाम पर नहीं। सदीक ने नज़रें उठाकर कहा, मैं वादा नहीं करता कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अब मैं वो सदीक नहीं हूँ जो तुम्हें तनहा छोड़ गया। सकीना ने मुस्कुराकर एक फ़ाइल उसके हवाले की, ये स्कूल की रजिस्ट्रेशन तुम संभालो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। सदीक ने फ़ाइल ली जैसे उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज़ छू ली हो। बाहर बच्चे खेल रहे थे, दरख्तों पर चिड़ियाँ चहक रही थी, स्कूल की दीवार पर सूरज की किरणों का अक्स था।
अब सिर्फ एक नई सुबह, एक नई मंजिल और एक नया रिश्ता था सदीक और सकीना। अब एक दूसरे के बराबर खड़े थे, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। और यही असल था, असल इज्जत की वापसी, ऐसी वापसी जो लफ्ज़ों से नहीं, वक्त, अमल, कुर्बानी और समझ से हासिल हुई।